Hello everyone and welcome back to my channel. So students, today I am going to explain you chapter 30 of your BST book and the name of the chapter is Private, Public and Global Enterprises. तो जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि बिजनेस क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो आई होप वो सब आपको पता होगा। तो इस चैप्टर में हम जो ज्यादा फोकस करेंगे वो करेंगे प्राइवेट सेक्टर पे और ग्लोबल इंटरप्राइजेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इफ यू सी हियर आई हैव रिटन प्राइवेट सेक्टर में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में हम डीपली नहीं जानेंगे, बस हल्का फुल्का थोड़ा बहुत जान लेंगे कि क्या होता है। सो वो इसका डीप एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। So students, as you can see here, I have written economics, 3 type of economic system. और ये मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप अगर इसको जान लेंगे तो आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। So as you can see here, I have written 3 economic system. First one is socialist, second one is capitalist, and third one is mixed economy. तो देखिए जैसा कि पहले में लिखा हुआ है, resources will be distributed equally. तो सोशलिस्ट में क्या होता है, ये इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। इनका ये मानना होता है कि जो भी आपकी रिसोर्सेज हैं उन्हें हम अपनी पब्लिक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे वो बड़ी उम्र का हो, चाहे छोटी उम्र का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको इक्वल अमाउंट में रिसोर्सेज प्रोवाइड करी जाएंगी। सेकेंड पॉइंट आई हैव रिटन गवर्नमेंट रेगुलेटेड। इसमें गवर्नमेंट के रेगुलेट करेगी, क्योंकि आप खुद ही सोच लीजिए अगर कोई प्राइवेट इंटरप्राइज इसके अंदर आ जाएगी तो वो क्या करेगी, अपने लिए एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करने लगेगी, ना कि वो जनता के बारे में सोचेगी। तो इसमें गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तो गवर्नमेंट जनता के बारे में सोचती है और इक्वालिटी के साथ ही सारी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। सेकेंड वन आई हैव रिटन कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, बेटर परफॉर्मर विल टेक ऑल रिसोर्सेज। कैपिटलिस्ट का ये कहना है कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको रिसोर्सेज मिलेगी। जो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा उसको रिसोर्सेज मिलेंगी, जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करेगा उसको रिसोर्सेज नहीं मिलेगी। और इट इज रेगुलेटेड बाय द मार्केट। मार्केट के थ्रू कैसे रेगुलेट होती है, इट इज रेगुलेटेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी चीज की डिमांड किसी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली द प्राइसेस विल इंक्रीज, अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस उसके घट जाएंगे। तो चलिए इनको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट में क्या फर्क है, और इसको आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी क्लास में गई और मैंने क्लास में जाकर के बच्चों से कहा दैट टुमारो आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट एंड फॉर योर टेस्ट फॉर रिवॉर्ड आई एम गोइंग टू गिव यू 1 डेयरी मिल्क चॉकलेट। मतलब सारे बच्चों से मैंने ये कहा कि आप लोग आकर के कल टेस्ट दीजिएगा और सबको ही 1 डेयरी मिल्क चॉकलेट मिलेगी। तो बच्चे नेक्स्ट डे आते हैं, दे गिव देयर टेस्ट, तो मैं सबको क्या करती हूँ, सबको 1-1 डेयरी मिल्क चॉकलेट, 10 रुपीज की डेयरी मिल्क चॉकलेट सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इक्वालिटी के साथ सबको 10 रुपीज की जो चॉकलेट थी दैट आई हैव गिवन। वही अगर हम कैपिटलिस्ट में आ जाते हैं तो मैंने अगेन आई हैव टेकन टेस्ट, पर मैंने क्या कहा, आई एम गोइंग टू गिव यू रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। तो जो बच्चा 20 में अगर 20 आउट ऑफ 20 लाया या 19 हाईएस्ट हुए, उसी बच्चे को मैंने वो सारी चॉकलेट्स दे दी। तो क्या हो गया कि यहाँ पे मैंने एक ही इंसान को सारी जो भी मेरी रिसोर्सेज थी, उस टाइम पे मेरी रिसोर्स वो डेयरी मिल्क चॉकलेट थी, तो दैट रिसोर्स आई हैव गिवन टू दैट स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज और हर परफॉर्मेंस, ना कि मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आप देखेंगे तो ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे है। एक इस चीज पे बिलीव करता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, किसी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं करनी चाहिए, चाहे बड़ा हो छोटा हो सबको इक्वल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज देनी चाहिए। एक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस हमें रिसोर्सेज देनी चाहिए। अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस करा है तो उसको सारी रिसोर्सेज दे दो, बाकी जो बचे हुए हैं उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो ये दोनों एकदम एक्सट्रीम एंड्स पर अपने हैं। तो ये दोनों इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो कमियां थी उनको पूरी करने के लिए हमारी नेक्स्ट इकोनॉमी बनी, और या आप कह सकते हैं इन इकोनॉमिक सिस्टम को कमियों को पूरा करने के लिए एक नई इकोनॉमिक सिस्टम ने जन्म लिया, एंड दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि हियर जो कैपिटलिस्ट थी और सोशलिस्ट थी उन दोनों का मिक्सचर किया गया। और अगर हम एग्जांपल से अपने वही वाले समझते हैं तो हियर वी कैन से कि
अगेन आई हैव टेकन अ टेस्ट, और जब मैंने टेस्ट लिया तो जिस बच्चे ने अच्छी परफॉर्मेंस दी उस बच्चे को मैंने 2 चॉकलेट्स दे दिया, और जो बाकी के बच्चे थे उनको मैंने 1 चॉकलेट में से हाफ हाफ करके सबको चॉकलेट दे दिया। यानी कि यहाँ पे सबको रिसोर्सेज मिली, पर जो अच्छी परफॉर्मेंस वाला था उसको थोड़ी ज्यादा रिसोर्सेज मिली, पर बाकी के बच्चों को भी कुछ रिसोर्सेज मिली। तो ये 3 थे हमारे इकोनॉमिक सिस्टम, और हमारे इंडिया में भी मिक्स्ड इकोनॉमी जो है उसको हम फॉलो करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो नाउ लेट्स कम टू दिस टॉपिक, दैट इज प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। तो प्राइवेट सेक्टर की हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, दैट प्राइवेट सेक्टर इज ओन, गवर्न एंड मैनेज बाय द इंडिविजुअल्स। मतलब हम जैसे लोग जो होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वही इसके अंदर जो भी मैनेजमेंट होता है, जो भी कंट्रोल होता है, वो सब हम खुद ही करते हैं। एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दीज प्राइवेट सेक्टर्स? फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ये मैं आपको समझाने नहीं जा रही हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट which I am going to explain you, that is public sector and global enterprises। तो पहले पब्लिक सेक्टर देख लेते हैं क्या होता है। जैसा कि हमारा प्राइवेट सेक्टर में इट इज ओन, मैनेज एंड गवर्न बाय द इंडिविजुअल्स, पर ये जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है इट इज ओन एंड गवर्न एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। या तो पार्शियली हो सकता है और होली हो सकता है, यानी कि या तो गवर्नमेंट पूरा ही कंट्रोल कर रही होगी, या स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ उसमें परसेंटेज होगा, कुछ उसमें प्राइवेट का भी इंटरफेरेंस हो सकता है। तो दैट मीन्स या तो पार्शियली इट इज गवर्न एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, और होली गवर्न एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। तो हमारे जो पब्लिक सेक्टर में हम जब आते हैं, सो हियर यू कैन सी फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, second one is statutory corporation, and the third one is government company। तो ये 3 फॉर्म है हमारे पब्लिक सेक्टर के। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे पहली चीज हम ये जान लेते हैं, इट कम्स अंडर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आती हैं। तो हमारे इंडिया में बहुत सारा काम है, तो जो बहुत सारा काम है, सो फॉर दैट वर्क देयर आर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, एंड फॉर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज देयर आर डिफरेंट मिनिस्टर, और वही वो काम को करते हैं जो भी हमारी मिनिस्ट्री के अंदर उस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल रेलवे का जो भी काम होगा वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, और जो उसका कंसर्न मिनिस्टर होगा वो ही उसके सारे वर्क को देखेगा। सो इट इज नोन एज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो जो फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई हैव रिटन हियर इज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल, and second one I have written here is established as department of ministries। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होंगी वो ही इस पर्टिकुलर काम को करेंगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक्सटेंशन ऑफ मिनिस्ट्रीज है, और यू कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री। मतलब एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है एक हिस्सा ही समझ लीजिए कि उसका है। गवर्नमेंट फंक्शन थ्रू दिस डिपार्टमेंट। अब ये जो इंटरप्राइजेस होती हैं, ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट खुद ही फंक्शन कर रही है, क्योंकि आप देखेंगे जो डिफरेंट मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं वो मिनिस्टर खुद भी तो एक गवर्नमेंट में आ रहे हैं, एक गवर्नमेंट के अंदर उसी के थ्रू काम कर रहे हैं। तो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं इसमें गवर्नमेंट फंक्शन थ्रू दिस डिपार्टमेंट, दैट मीन्स ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है इनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। जैसा कि हमने और फॉर्म्स में पढ़ा था दैट दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, बट हियर इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही काम कर रही है तो उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही कहेंगे। उनका रिक्रूटमेंट जो होगा, उनका जो भी प्रोसेस होगा वो गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी कि कैसे उनको वो हायर करेगी। एग्जाम्पल आई हैव रिटन रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। These are the examples of departmental undertaking. So let's discuss about the features of departmental undertaking. First one I have written here is direct funding. अगर हमको कोई भी बिजनेस करना है, कुछ भी काम करना है, so for that we need fund also. पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को फंड कहाँ से मिलता है? दे आर गिवन फंड डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रेजरी। ट्रेजरी डिपार्टमेंट से इनको डायरेक्ट फंडिंग होती है, और जब ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो वो रेवेन्यू जनरेट होकर के डायरेक्टली फिर चला जाता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट में। मतलब पैसा भी ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट से ले लेते हैं, और जब इनका जो प्रॉफिट होता है या जो इनका रेवेन्यू होता है दैट विल ऑल्सो गो टू द ट्रेजरी डिपार्टमेंट।
नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट। जो भी गवर्नमेंट रूल्स अपने सेट करती है उसी के अकॉर्डिंग इनकी अकाउंटिंग और ऑडिट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इट इज ऑल्सो एन एंटरप्राइज, चाहे ये पब्लिक सेक्टर में आ रहा है पर इनकी भी अकाउंटिंग और ऑडिट होगी। तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इट इज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन का मतलब है यही जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मतलब इनकी सर्विस कंडीशन जो होती है किसी को एम्प्लॉयज को हायर करने की, वो ये खुद डिसाइड करते हैं, चाहे ये एग्जाम लेकर के करते हैं, जो भी इनका पैटर्न है द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिसाइड द पैटर्न हाउ दे आर गोइंग टू हायर देयर एम्प्लॉयज। अकाउंटेबिलिटी टू मिनिस्ट्री, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर रेलवे मिनिस्ट्री में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है रेलवे में, तो जो रेलवे का पर्टिकुलर मिनिस्टर है वो अकाउंटेबिलिटी को आप समझ लीजिए आंसरेबिलिटी, मतलब उनको आंसर देना पड़ेगा टू द पब्लिक कि क्या वजह थी, किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, क्या रीजन थे। दे हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन या पूरा आंसर वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो मिनिस्ट्री है या जो पर्टिकुलर मिनिस्टर है उसको पूरा बताना पड़ेगा। So these are the features of departmental undertakings. I hope कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, हालांकि बहुत ही इजी टॉपिक है। नेक्स्ट वन इज मेरिट्स। अब मेरिट्स क्या है? फर्स्ट वन इज रिटन कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का आप सोच रहे होंगे कैसे कंट्रोल होता है, तो जो भी इनकी फाइल्स होती है, यानी कि उस फाइल में इनकी सारी वर्किंग, इन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितने इनके एक्सपेंसेस थे, वो सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन होती हैं। तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे बोथ द हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये सभी को पता है, तो यहाँ जाकर के इनकी फाइल दी जाती है, उस पर प्रॉपर डिस्कशन होता है, टेबल पे फाइल रखी जाती है, पूरी चीजों का डिटेल डिस्कशन होता है, हर एक चीज को नोटिस किया जाता है और वहां से क्या होता है फिर उसके बाद वो पास होती है आगे। तो जब गवर्नमेंट पास कर रही है किसी चीज को तो जाहिर सी बात है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए कर रही होगी, क्योंकि अगर प्राइवेट इंटरप्राइजेस का कुछ भी इंटरफेरेंस इनके अंदर होता तो वो अपने फायदे का सोचते। तो पार्लियामेंट भी इनका पूरा कैसे इनकी अकाउंटिंग क्या है, ऑडिटिंग क्या है, वो सारी चीजें ये प्रोवाइड करते हैं टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पूरा सब कुछ इनका देखती है, चेक करती है। नेक्स्ट वन इज रिसोर्स, सोर्स ऑफ इनकम। अब इनकी रिसोर्स या सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? जाहिर सी बात है ये जो भी चीजें ये बना रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी के थ्रू ये क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। तो इनकम कौन जनरेट कर रहा है? गवर्नमेंट ही जनरेट कर रही है। अब गवर्नमेंट के लिए जो भी इनकम आ रही है एट द एंड गवर्नमेंट किसके ऊपर वो स्पेंड करेगी? हमारे ही ऊपर स्पेंड करेगी, चाहे वो रेलवे में कुछ अच्छा करे या वो जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे। मतलब इनकम जो होती है इनकी दैट इज लाइक अ रिसोर्स टू देम, और वो हमारे ही ऊपर स्पेंड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज रिटन हियर इज नेशनल सिक्योरिटी। अगर हम सिक्योरिटी के बेसिस पे देखें, क्योंकि ये गवर्नमेंट खुद अपना इसके जितनी भी इसके अंदर वर्किंग कंडीशंस है या जो भी काम इसके अंदर हो रहा है वो गवर्नमेंट खुद कर रही है, खुद ही हर चीज को देख रही है। तो अगर सिक्योरिटी के बेसिस पे देखें तो ये सबसे बेस्ट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, क्योंकि इनके अंदर फ्रॉड होने का या पैसा चुराने का कोई भी काम नहीं होगा। So next is demerits. First one is written lack of flexibility. अब lack of flexibility कैसी है कि अगर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में देखें, so all the work is going to do according to the scalar chain. अब स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन में आप समझ लीजिए जैसे कि ABCD, अगर 3 एम्प्लॉयज हैं या 3 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो स्केलर चेन में अगर कोई भी अगर A को इंफॉर्मेशन कोई D को प्रोवाइड करनी है तो डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड हो पाएगी। A B को बताएगा, B C को बताएगा, C D को बताएगा। ये सब एक स्केलर चेन को फॉलो करेंगे। तो जब ये सब एक स्केलर चेन को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा डिसीजन मेकिंग होगा वो भी डिले हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, कि यहाँ तक कि हम पहुंचने में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और आप देखेंगे अगर हम रेलवे अपने डिपार्टमेंट को ही लेकर के देखते हैं तो उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन पता नहीं कब से सेट थे वो आज भी फॉलो हो रहे हैं। तो यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये नहीं कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट या नीड्स ऑफ द पब्लिक उनमें जल्दी चेंजेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन इज रेड टेपिज्म। अब रेड टेपिज्म कैसे होता है? फॉर से कि कोई एक मिनिस्टर है या कोई एक एम्प्लॉय है जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में है और फॉर सम रीजंस उसने लीव ली हुई है। तो अगर लीव ली हुई है उसने, तो उसका जो वर्क होगा वो फाइल क्या होती रहेंगी, उसकी फाइल रखते जाएंगे और फाइल वो इकट्ठा होती जाएंगी, नंबर ऑफ फाइल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो वो हो जाता है उसके थ्रू रेड टेपिज्म हो जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट विच आई हैव रिटन इज
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेयर कर रही है, बहुत सारे मिनिस्टर्स उसके अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना तो नॉर्मल है। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। मैंने कोशिश किया है कि आपको सिंपल वर्ड्स में समझा सकूं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको जो बचा हुआ पार्ट इसका है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक माय चैनल and share it with your friends also. Okay, so bye everyone and take care.